हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स चाहिए हो, पूरे वीडियोस लेक्चर चाहिए हो या फिर बुक्स चाहिए हो, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको फ्री के अंदर अवेलेबल है। अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से और एंजॉय कीजिए फ्री स्टडी मटेरियल ऑफ योर क्लास। अब हम बात करने वाले हैं गति का द्वितीय नियम, यानी गति का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि संवेग क्या होता है और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो संवेग होता है, किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है, किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और वो v वेग से गति कर रही है तो इसका जो संवेग है वो mv होगा, यानी कि उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होगा। ये तो बात हो गई संवेग की। अब जो संवेग है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, यानी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। यहां तक की बात समझ में आती है। फिर बात आती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि संवेग की दिशा कौन सी होती है, तो देखिए, जो वो वस्तु v वेग से गति कर रही थी, जिसका हम संवेग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने बात की ना कि उसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है, तो उनका जो गुणनफल होता है वही संवेग के बराबर होता है। तो वो v वेग से जिस दिशा के अंदर गति कर रही थी, जैसे ये कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये इस दिशा के अंदर v वेग से गति कर रहा है, तो जिस दिशा के अंदर वो v वेग से गति कर रहा है, संवेग की भी दिशा वही होगी। ये संवेग की दिशा भी वही होगी जिस दिशा के अंदर वो v वेग से गति कर रहा है। तो देखिए, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और उस वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि संवेग p = mv उसके द्रव्यमान और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। इसका SI मात्रक देखिए, SI मात्रक देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, m × v। m यानी कि किलोग्राम और v यानी वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी अपॉन समय। और इसका भी मान रखेंगे तो किलोग्राम इंटू दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड के अंदर। तो संवेग का SI मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। और अगर सेकंड को ऊपर भी लेना जाए तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। तो संवेग का SI मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अगर सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड -1। ये हो गया SI मात्रक किसका, संवेग का। यहां तक की बात समझ में आती है। तो देखिए, इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर kg.m और s-1 होता है। वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला p = mv होता है। उसके द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही तो संवेग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसका संवेग होगा वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। अब हमारी बात आती है, संवेग समझ लिए संवेग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि गति का जो द्वितीय नियम होता है, गति का जो दूसरा नियम होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उसके संवेग के अंदर परिवर्तन की दर जो होती है वो उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। इसको भूल जाइए, असंतुलित बल आप तो सीधा से याद रखिए, सिंपल अगर टर्मिनोलॉजी के अंदर याद रखेंगे, किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समानुपाती होती है, यानी कि उस वस्तु पर जो बल लग रहा है उसके समानुपाती होता है। और संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग का मतलब हो गया, संवेग में परिवर्तन का मतलब हो गया, जैसे P है तो
इसके अंदर समय के साथ जो परिवर्तन होगा इसको हम क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है और दर का मतलब उसको t से डिवाइड कर रहे हैं, समय के साथ कितने समय के साथ वो परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके समानुपाती होता है? उसके अंदर जो बल होता है उसके समानुपाती होता है। तो द्वितीय नियम क्या है कि वस्तु में संवेग के परिवर्तन की जो दर है, दर वो उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल का जो परिमाण होता है उसके समानुपाती होता है। यहां पर एक बात आई, असंतुलित बल। असंतुलित बल, जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। संतुलित क्या होता है? जब कोई वस्तु है उस पर जो सभी बलों का अगर हम योग देखेंगे तो वो जीरो होगा। जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, उतना ही बल इधर लग रहा है, उतना ही। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इस पर जो कुल बल है वो क्या हो गया? जीरो। तो इस पर जीरो बल नहीं होना चाहिए। अगर बल ही जीरो है तो समानुपाती किसके होगा? जीरो अगर बल है तो किसके समानुपाती की बात कर रहे हैं हम? तो उस पर बल जो है वो असंतुलित बल होना चाहिए, यानी कि जो कुल बल का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब असंतुलित बल कैसे होता है? जैसे इस तरफ 2 न्यूटन का बल लग रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस पर 3 न्यूटन का बल इस तरफ ज्यादा लग रहा है, तो वस्तु जो है वो इस तरफ उस पर 3 न्यूटन के बल के कारण वो इस तरफ गति करने लग जाएगी। तो उस पर असंतुलित बल होना चाहिए। कहने का मतलब उस पर कुछ ना कुछ बल जरूर होना चाहिए, और उस पर जो बल है वो किसके समानुपाती होगा? वो उसमें संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होगा। पहली बात तो उसके अंदर बल होना चाहिए, यानी कि उस पर असंतुलित बल उपस्थित होना चाहिए, और उसके अंदर जो बल है वो किसके समानुपाती होगा? उसमें संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होगा। F समानुपाती उसके संवेग में परिवर्तन के दर। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। तो देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल डेल्टा P डेल T के बराबर होता है। यहां पर डेल P यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर हो गई, और डेल T क्या है? इसमें हो गया परिवर्तन में लगा समय। ये तो इसके जो संवेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो है, और उस संवेग के अंदर परिवर्तन में कितना समय लग रहा है वो है डेल T। द्वितीय नियम की गणितीय गणना कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, और ये जो वस्तु है ये u वेग से चलना प्रारंभ करती है, और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस बल का वेग जो है वो v हो जाता है। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, ठीक है। अब वो u वेग से चलना प्रारंभ करती है। अब उस वस्तु पर F बल जो लग रहा है उसके कारण उसके वेग के अंदर परिवर्तन होगा। बल जो होता है वो वस्तु के वेग के अंदर परिवर्तन कर देता है, तो जो u वेग है वो परिवर्तित होकर v में चेंज हो जाता है। तो यही बात बताई गई है कि उसका प्रारंभिक वेग u है, t समय तक उस पर F बल लग रहा है और उसके कारण उसका वेग जो है वो v हो जाता है। इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः, इसका अगर प्रारंभिक संवेग देखेंगे, मान लेते हैं P1 है, पहले उसका जो संवेग है वो P1 है, वो क्या होगा? एक तो उसके द्रव्यमान और एक उसके गति यानी कि उसकी स्पीड पर उसके गुणनफल के बराबर होता है। उसका प्रारंभिक वेग क्या था? u था। तो ये तो क्या हो गया? उसका प्रारंभिक संवेग। फिर इसका बाद में संवेग बदलकर कितना हो गया? इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन इसका जो वेग है वो v हो गया। पहले u था, प्रारंभिक वेग उसका u था, बाद में उसका वेग v हो गया। तो ये तो हो गया इसका संवेग पहले, और ये हो गया उसका संवेग बाद में। तो देखिए, P1 तो हो गया mvu और P2 हो गया mv। u और v पर ध्यान देना, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले दर तो बाद में देखते हैं। संवेग के अंदर परिवर्तन कितना हुआ? P2 से P1 हो गया। P2 कितना है? mv, और
एम यू क्या है, P1 है, तो इसके अंदर एम वी से एम यू अगर माइनस कर देंगे तो इसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ वो निकल के आ जाता है। तो यहां से एम कॉमन लिए तो वी माइनस यू रह जाता है। अब संवेग में परिवर्तन की दर की जब बात करते हैं तो उसको टी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर टी का भाग देंगे तो इसको टी से डिवाइड कर दिया, ये वाला आ गया। अब लगाया गया जो बल है वो इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल m गुणा v माइनस यू अपॉन टी। तो F इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है इसको जब हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक आ जाता है जिसको हम k बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो k है वो इस प्रोपोर्शनल को हटा दिया और इसकी जगह हमने इक्वल लगा दिया, तो उसकी जगह k आ जाता है। तो k m और v माइनस यू अपॉन टी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वेग के अंदर परिवर्तन और इसमें कितना समय लग रहा है, यही तो क्या होता है, त्वरण। तो ये हो गया m और ये हो गया a। तो जो बल का सूत्र यह होता है m इज इक्वल टू मा, यानी कि ma। ये हमेशा याद रखना, ये बल का सूत्र होता है। ये कहां से आया, F इज इक्वल टू ma। k को हम यहां क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, तभी तो यहां से गायब हो गया। यहां पे तो था, यहां पे नहीं है, तो हम k को एक मान रहे हैं, इकाई मान रहे हैं। और a कहां से आया, v माइनस यू, यानी उसका जो वेग है उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन की जो दर होती है उसी को तो हम त्वरण कहते हैं। तो a जो है वो क्या है, त्वरण। तो अर्थात वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा से समझ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ये चलना शुरू करती है u से, u वेग से। इस पर t समय तक F बल लगता है जिसके कारण ये v वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसका पहले जो है वो संवेग कितना होगा, m गुणा u। ये तो कब है, प्रारंभ के अंदर। और जब t समय तक F बल लगता है उसके कारण जो उसमें v वेग आ जाता है, उसके कारण इसको P1 मान लेते हैं। तो P2 कितना होगा, द्रव्यमान तो वो कम हुआ है लेकिन इसका जो वेग है वो चेंज हो गया, v। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर इसके जो संवेग है, इसका जो संवेग है उसके अंदर परिवर्तन कितना हुआ। परिवर्तन के लिए क्या करते हैं हम, जैसे कोई चीज 2 से 5 बढ़ जाती है तो इसके अंदर परिवर्तन कितना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 में से 2 घटा देते हैं, यानी कि 3 का परिवर्तन हुआ। यही करते हैं ना। तो यहां पर परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम में से प्रारंभ घटा देंगे। तो संवेग के अंदर परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन। तो क्या करेंगे, P2 माइनस P1, और P2 कितना है, mv, और P1 कितना है, mu। तो यहां से m जो है उसको तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, v माइनस u। यहां तक की बात समझ में आती है। अब ये तो है संवेग में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि इसको t से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर, यही तो हमारा नियम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम t से डिवाइड कर देंगे। यहां तक की बात समझ में आती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, f के समानुपाती होती है। यही तो हमारा नियम है, यही तो हमारा नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर जो लगने वाला जो बल है उसके समानुपाती होता है। यही तो हम नियम पढ़ रहे हैं। तो f जो समानुपाती है वो किसके हो जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर इक्वल में बदलते हैं, यानी कि जो समानुपाती का चिन्ह अगर हटाकर उसको इक्वल में बदलते हैं तो एक नियतांक आ जाता है। इसको हम लिख रहे हैं k, और बाकी चीजें एज इट इज रह जाएंगी।
ये के कहाँ से आया, जो हमने ये समानुपाती जो चिन्ह है इसको हटाया है और इसकी जगह इक्वल का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह लगाया है, उसके लिए एक स्थिरांक आ जाता है के। ये बात ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, उसके वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन की जो दर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण, जिसको लिखते हैं ए से। और अगर के बराबर क्या मान ले, 1, चलो ये आगे मान लेते हैं, पहले ये चीज समझ लीजिए, के हो गया, फिर m हो गया, और वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये तो हो गया वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन की दर यानी कि t से डिवाइड करेंगे तो उसका मान आता है त्वरण के बराबर। और अगर k का मान हम 1 मान ले यानी कि इकाई मान ले तो F इज इक्वल टू होता है मा ma, यही बल का सूत्र होता है। तो बल का जो मान होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण a पर निर्भर करता है, अर्थात वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू मा, ऐसे याद रखेंगे आप, ये बल का सूत्र होता है। ये वाली पूरी रामायण आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर m इज इक्वल टू 1 kg मान ले, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान हम 1 किलोग्राम मान ले और उसमें उत्पन्न जो त्वरण है उसको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान ले, तो F जो है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 न्यूटन के बराबर। जो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। अतः 1 न्यूटन अगर हम परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे, 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 1 न्यूटन को अगर परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे कि 1 न्यूटन का जो बल होता है वो किसी 1 किलोग्राम वस्तु के में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं कि गति के द्वितीय जो नियम है उसके अनुप्रयोग क्या क्या है। तो हम मेनली यहाँ पर 3 देख रहे हैं। एक तो क्रिकेट मैच की मैदान में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है। अगर हम जो खिलाड़ी होते हैं, कभी भी आप नोटिस करना, वो गेंद को कभी भी ऐसे कैच नहीं करते, वो इस प्रकार से करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनके हाथ के अंदर झटका ना लगे, वो चोटिल होने से बच सके। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार उनके चोट लग सकती है अगर वो सीधा सीधा, अगर हम वो सीधे से उस पर गेंद पर वार करेंगे। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गेंद की दिशा के अंदर हाथ को मूव करते हैं ताकि वो जो गेंद है उसकी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाए और उनके हाथ पर चोट लगने से बच सके। तो हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ी कुशन या बालू पर कूदते हैं। बालू पर कूदने से क्या होता है, एक तो आप कठोर फर्श पर कूदेंगे तो आपके निश्चित रूप से चोट लगेगी, लेकिन बालू पर क्या होता है, बालू पर थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाती है, वो नीचे की तरफ धंस जाने से एकदम से आपके चोट नहीं लग पाती है। नेक्स्ट है कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। ये जो 3 प्रयोग हैं वो आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, कौन कौन से हैं। एक तो है क्रिकेट मैच में जो फील्डर होते हैं, क्षेत्र रक्षक जो है, इंग्लिश के में आप समझेंगे तो फील्डर जो होते हैं वो गेंद को पकड़ते समय इस प्रकार पीछे की तरफ हाथ को धकेलते हैं कैच लेते समय। दूसरा है जो ऊंची कूद वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा पक्के फर्श पर ये चीजें नहीं करते हैं, वो किस पर करते हैं, बालू के रेत पर करते हैं। और तीसरा है कराटे का एक खिलाड़ी जो होता है वो एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। तो इस प्रकार से आप इसके अनुप्रयोग लिख सकते हैं। तो इसके अंदर इतना ही रहेगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।